हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके फेवरेट महिंद्रा गुरु प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे इस बार हम आपके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ आए हैं जहाँ आप घर बैठे बैठे अपनी सारी बैंकिंग इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। हर बार की तरह इस बार जो हम लोगों ने आपके लिए अपॉर्चुनिटी ली है वो एक ही बार में आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए है। जहाँ तक आप अपना फर्स्ट टॉपिक के बाद देख रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश विद सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा कि आज का जो टॉपिक है वो हमने बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसा टॉपिक लिया है जिससे आपके चाहे एरर करेक्शन बोल लीजिए, चाहे आपके कॉम्प्रिहेंशन बोल लीजिए, सारे से क्वेश्चन जरूर आते हैं। नाउ व्हाई अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश विद सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज द मेन क्वेश्चन। देखो, सेंटेंसेस को समझना या पढ़ना बैंकिंग में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना उसको समझना होता है। जहाँ तक बैंकिंग इंग्लिश का सवाल है या बैंकिंग एग्जाम्स में जो इंग्लिश पूछे जाते हैं वहाँ पे आपको जनरली सेंटेंसेस को कॉम्प्रीहेंड करना होता है। अब अगर हम आपको कॉम्प्रीहेंड करने की बात बताएं तो कॉम्प्रीहेंड करने का मतलब होता है उसको अंडरस्टैंड करना। अब देखिए, जब भी हम सेंटेंसेस को पढ़ते हैं तो पढ़कर उसको समझना, बेसिकली बैंकिंग में एनालिटिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चा कहाँ पे प्रॉब्लम करता है? जब हमको ये नहीं समझ में आता कि ये जो सेंटेंस अब पढ़ के निकल गए इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है। चलिए आज की सेशन के बाद आपको वो डाउट्स या वो प्रॉब्लम्स कम से कम होना स्टार्ट हो जाएंगे और सेशन के एंड तक आप लोग बिल्कुल इस सब्जेक्ट में मास्टर करोगे। टू स्टार्ट विथ माई फर्स्ट स्लाइड वी हैव योर फर्स्ट कंटेंट प्रिपेयर्ड। अब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि सेंटेंसेस में हर एक वर्ड का फंक्शन कैसा होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका जो फर्स्ट स्लाइड है इट इज अबाउट द फंक्शन ऑफ वर्ड्स। नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड दिस। देखो, हम जब भी किसी सेंटेंस को लिखते हैं या सेंटेंस में हम किसी क्लॉज या फ्रेज की बात कर रहे होते हैं, इट इज जनरली व्हाट अ सेंटेंस इज व्हाट, इट इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, राइट। हम क्या देखते हैं कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और इन वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना बहुत नेसेसरी होता है। इसीलिए हर एक वर्ड वो सेंटेंस में क्या काम कर रहा होता है उसका फंक्शन जानना भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अगर हम इन वर्ड्स को अलग अलग डिवाइड कर दें एक सेंटेंस में तो ये टुगेदर बन जाते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिनसे रिलेटेड हम लोग एरर करेक्शंस एग्जाम्स में देखते हैं। अब पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ने का क्या मतलब सिर्फ एरर करेक्शन से है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके सेंटेंस में आपका जनरल वोकैबुलरी से लेकर आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से लेके आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश भी इंप्रूव करेगा, जो ज़्यादातर आप लोगों को हेल्पफुल होता है आपके कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंजमेंट और क्लोज टेस्ट वाले सेक्शन में। तो पहले समझते हैं कि हर एक वर्ड हमारे सेंटेंस में काम क्या क्या करता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम सेंटेंसेस में कैसे तोड़कर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आपकी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो सेक्शन जो बनता है हमारा नेमिंग वर्ड्स। अब नेमिंग वर्ड्स से हम समझते हैं कि हमारे सेंटेंस में ये किस चीज़ का काम कर सकते हैं। देखो, आपके सेंटेंस में आपके नेमिंग वर्ड्स जनरली आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम करते हैं। जहाँ तक इन वर्ड्स का सवाल है, या आपके सेंटेंस में किसी भी पर्सन का नेम, किसी प्लेस या फिर किसी थिंग का नेम भी बता सकते हैं। जैसे जो हमारा फर्स्ट नेमिंग वर्ड जो हमें समझने की ज़रूरत है वो आपके सेंटेंस में है एक नाउन। मतलब पार्ट ऑफ स्पीच का एक ऐसा सेक्शन जहां से आपके सेंटेंस में ये एक नाउन का काम कर सकता है। सो बेसिकली आपके सेंटेंस में नाउन्स आपके सब्जेक्ट का भी काम कर सकते हैं। उसी तरीके से नेमिंग वर्ड्स का एक और सेक्शन है जो नाउन का सब्स्टिट्यूट होता है। यस, यू आर करेक्ट, आपने उसको सही बिल्कुल गेस कर लिया है। दोज आर नथिंग बट योर प्रोनाउंस, दैट्स करेक्ट। अब जहाँ तक प्रोनाउंस का सवाल है, ये जनरली हमारे नाउन्स के सब्स्टिट्यूट होते हैं। अब जहाँ तक हम नाम की अगर बात करें तो अगर हम यहाँ पे राम बोल रहे हैं और राम हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर बन सकता है तो उतना ही क्लियर है अगर हम ही बोले तो ही भी हमारे सेंटेंस में अगर एक्शन परफॉर्म करे तो सब्जेक्ट का काम कर सकता है। सो बेसिकली अगर हम आपके सेंटेंस की शुरुआत की बात करें तो आपके सेंटेंस में जो नेमिंग वर्ड्स आते हैं जैसे कि आपके नाउन्स या फिर आपके प्रोनाउंस, तो आपके सेंटेंस में वो काम किसका कर सकते हैं? एक सब्जेक्ट का। क्लियर? आपके पार्ट ऑफ स्पीच का ये तो था आपका फर्स्ट स्लाइड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। नेमिंग वर्ड्स के बाद जो सेंटेंस का दूसरा हिस्सा आपको समझने की जरूरत होती है वो होते हैं हमारे असर्टिव वर्ड्स। अब चलिए पहले असर्टिव वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। वो आखिर काम क्या करते हैं? वो ये बताते हैं कि आपके सेंटेंस में जो नेमिंग वर्ड्स थे, मतलब आपके सेंटेंस में जो वर्ड्स आपके सब्जेक्ट बन रहे थे, वो कैसा एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या वो किस स्टेट में है। मतलब जो आपका सब्जेक्ट है वो किस स्टेट को बिलोंग कर रहा है,
ये सेंटेंस में हमारे वर्ड्स बताएंगे वर्ड्स। वर्ब्स आपके सेंटेंस में, जिसको हम हिंदी में क्रिया भी बोलते हैं, जो हमारा डूइंग एक्शन बताते हैं, मतलब सब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है या सब्जेक्ट किस स्टेट में है, ऐसे वर्ड्स को सेंटेंस में जब हम पढ़ेंगे तोड़कर, तो हम जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने जाएंगे वो होंगे आपके वर्ब्स। क्लियर? मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट वी हैव डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अब जैसे अगर हम सेंटेंस की बात करें तो हमने सेंटेंस में अब तक क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया सब्जेक्ट क्या होगा, मतलब आपके नेमिंग वर्ड्स। इसके बाद सब्जेक्ट टूट कर क्या बन जाएंगे? आपके वर्ड्स ऐसे जो आपके सेंटेंस में असर्ट करेंगे, मतलब वो बताएंगे कि वो क्या है। तो इसका मतलब आपके सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन के बाद जिस सेक्शन पे हम गए थे वो क्या था? हमारा वर्ब। अब हम इसके बाद हमारे सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स के पास जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ये आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट का क्वालिटी, क्वांटिटी या फिर आपके सेंटेंस में नंबर या सब्जेक्ट के मैनर को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये हमारा फेवरेट सेक्शन है हमारे एरर करेक्शन का, और वो है आपके सेंटेंस का, जहां तक आपके एरर करेक्शन का सवाल है, वो आपके सेंटेंस में बनेंगे आपके एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स आपके सेंटेंस में कैसा पार्ट प्ले करते हैं वो भी जानना बहुत जरूरी है। या आपके सेंटेंस में आपके नाउन्स को या फिर आपके प्रोनाउंस को एक क्वालिफाइंग मीनिंग दे रहे होंगे, मतलब डिस्क्राइब कर रहे होंगे। समझ आया? एडजेक्टिव्स के बाद जो सेक्शन आता है हमारा, वो एडवर्ब्स होता है। एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच आपके सेंटेंस में जो आपके एडजेक्टिव्स को मीनिंग दे रहा होगा, और वो बनेगा हमारा एडवर्ब। सो बेसिकली हमारे सेंटेंस में आफ्टर फाइंडिंग योर नेमिंग वर्ड्स, योर असर्टिव सेंटेंसेस, वी कम टू योर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स व्हिच आर योर एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। मूविंग फॉरवर्ड टू योर नेक्स्ट स्लाइड। जहां तक आप लोगों के सब्जेक्ट्स की क्लासिफिकेशन की बात आती है, अब हम आते हैं हमारे सबसे वाइटल सेक्शन पे, जिसको हम डिटरमाइनर्स भी बोलते हैं। और इन वर्ड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है ए, एंड और द से। अब अगर ऐसे बोला जाए ना तो देखो बहुत आसान होता है, नाउन को समझाना बहुत ईजी है। हम सिंपली बोल देंगे वो एक नेमिंग वर्ड है। प्रोनाउन को पूछा तो इट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ अ नाउन। तो अगर हम पूछें कि हमारे सेंटेंस में डिटरमाइनर्स क्या काम करते हैं, राइट, तो अगर हम हमारे सेंटेंस में डिटरमाइनर्स की बात कर रहे हैं तो वो हमारे सेंटेंस में एक्चुअली काम करते हैं आर्टिकल्स का। याद रखिएगा, आर्टिकल्स हमारे सेंटेंस में आर नथिंग बट एडजेक्टिव्स। जैसे एक एडजेक्टिव क्या कर रहा था? अभी तक आपके नाउन को, आपके प्रोनाउन को एक डिस्क्राइबिंग वर्ड दे रहा था, मतलब मीनिंग दे रहा था। आर्टिकल्स का काम भी बिल्कुल वैसा ही है, वो भी आपके नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है, वो ये बताते हैं कि वो आपके सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो स्पेसिफिक है या नहीं। मतलब अगर वो डेफिनेट है तो वो आर्टिकल द लेगा, और अगर वो इनडेफिनेट में आ जाएंगे तो इसका मतलब वो आर्टिकल ए या एन लेगा। याद रखिएगा, ये आपके सेंटेंस में और कुछ नहीं बल्कि एडजेक्टिव्स का ही काम कर रहे होंगे। दे आर ऑल्सो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। क्लियर? सो बेसिकली अगर हम आपसे पूछे कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में क्या हम आर्टिकल्स को ऐड कर सकते हैं, तो हाँ, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। ये भी आपके नाउन एंड प्रोनाउन को वैसा ही मीनिंग देता है जैसे एडजेक्टिव्स। इज दैट क्लियर? अगर ये साइड क्लियर है तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू योर रिलेटिंग वर्ड्स। नाउ रिलेटिंग वर्ड्स, ये वर्ड ही क्लियर कर दे रहा है कि ये वर्ड एक्चुअली एस्टैब्लिश करेगा एक रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। अब वो टू थिंग्स आपके दो सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। बेसिकली रिलेटिंग वर्ड्स का काम आपके सेंटेंस में प्रेपोजिशंस करते हैं। वो ये बताते हैं कि आपके सेंटेंस का नाउन या प्रोनाउन कैसा है या फिर उसका पोजीशन कैसा है। अब प्रेपोजिशन को हम स्टीरियोटाइप नहीं कर सकते। प्रेपोजिशन हमारे सेंटेंसेस में कॉजेज भी बताते हैं, हमारे सेंटेंसेस में वो एक्शंस बताते हैं, या फिर वो पोजीशंस को भी एक्सप्लेन करते हैं। वैसे तो ये बहुत वाइड सेक्शन है, बट रिलेटिंग वर्ड्स का काम अगर कोई वर्ड करता है आपके पार्ट ऑफ स्पीच का, तो वो प्रेपोजिशंस होते हैं। क्लियर? अब जरूरी तो नहीं हमारे पास सेंटेंस में हमेशा एक ही सब्जेक्ट हो सकता है आपके पास एक ऐसा स्टेटमेंट हो जहां पे आपके पास एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स हो। अब अगर आपके पास सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट है तो दोनों सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करने के लिए भी तो हमें एक वर्ड चाहिए। ये काम जैसे कि आप समझ रहे हैं, हम वैसे ही क्लियर कर दे रहे हैं कि दोनों सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहा है, तो वो काम कौन करेगा? कनेक्टर्स, जिनको बेसिकली हम पार्ट ऑफ स्पीच की लैंग्वेज में कंजंक्शंस भी बोलते हैं। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इसका क्या काम है? देखिए, जब हम रूल्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ एरर्स को स्पेशली रिलेट करना, तो कंजंक्शंस का सबसे वाइटल पार्ट होता है। आप जब रूल्स को पढ़ेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि कभी कभी हम दो सब्जेक्ट्स को एंड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और कभी कभी हम इस कंजंक्शन को ही चेंज कर दे रहे हैं। हो सकता है वो कंजंक्शन आपका अलॉन्ग विथ हो जाए, हो सकता है वो कंजंक्शन आपका नीदर नॉर हो जाए, और इन तीनों ही या चारों केसेस की अगर हम बात करें तो हमारे रूल्स बिल्कुल बदल जाएंगे। मतलब हमारे सेंटेंस में कंजंक्शंस के साथ साथ हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो बेसिक रूल है वो भी चेंज होता चला जाएगा।
तो जहां तक आपके इस स्लाइड का सवाल है, अगर आपसे कभी कोई पूछ दे कि सेंटेंस में आपके दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करने के लिए आप किस पार्ट ऑफ स्पीच को यूज करते हो, तो आप क्या बताओगे? दे आर नथिंग बट योर कंजंक्शंस, और वी बेसिकली कॉल देम एज कनेक्टर्स. And finally, after reading so many parts of speech, we move to the most important section of your English grammar, especially from your exam point of view, and that is your subject verb agreement. अब जैसे कि आप लोग सेंटेंसेस को देख रहे हैं, हमने यहाँ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को लिखने से पहले एक सिंपल सी चीज बता दे रहे हैं. देखो, ये तो बहुत क्लियर सा फंडा है कि हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट उसका डेफिनेशन खुद ही दे देता है. हम यहाँ बोल रहे हैं कि जैसा मेरा सब्जेक्ट होगा बिल्कुल वैसा ही मेरा वर्ब उसके साथ अग्री करेगा. कैसा नो? इसका मतलब अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डेफिनेट सा बात है इसका वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो डेफिनेट सी बात है इसका जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा. तो फिर हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्यों पढ़ रहे हैं? तो हमको भी पता है कि राम इज होगा एंड चिल्ड्रन आर होगा. अब जहां तक देखो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का सवाल है, क्या ये सेंटेंस में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लिए आ रहा है? नहीं. यहां से आप लोग समझेंगे कि हमने आपको इतने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों समझाए. नाउ अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश विद सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट्स मीन्स टू आइडेंटिफाई एक्चुअली हु योर सब्जेक्ट इज, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपका सेंटेंस कौन सा वर्ब फॉलो करेगा. अब जरूरी नहीं है कि जब आप एरर करेक्शन कर रहे हो या जब आप सेंटेंसेस को पढ़ रहे हो तो आपको हमेशा एक ही सब्जेक्ट मिले. जरूरी बिल्कुल भी नहीं है. हो सकता है आपके पास सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स हो जाएं और हर बार ये सेंटेंसेस में अलग अलग कंजंक्शंस के साथ जोड़े जाएं. ऐसे सेंटेंसेस में हमारे रूल्स भी बिल्कुल बदल जाएंगे. तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को समझने के लिए चलो पहले समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है. लेट्स स्टार्ट. देखिए, जहां तक आपके फर्स्ट स्टेटमेंट का सवाल है, देखते ही एकदम क्लियर हो जा रहा है ना कि ही आर माई क्लासमेट हो नहीं सकता. अब देखो, ही हमारे सेंटेंस में एक्चुअली हमारा सब्जेक्ट बन रहा है. क्यों बन रहा है ये भी तो समझना पड़ेगा. देखो, हमेशा याद रखिएगा कि हर एक सेंटेंस को जब बनाया जाता है, जब भी कोई सेंटेंस बनता है तो सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. एक पार्ट होता है आपका सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है आपका प्रेडिकेट. अब सेंटेंस में जहां पे भी आपके सेंटेंस में कोई भी एक्शन ऐसा है जो सब्जेक्ट खुद परफॉर्म कर रहा है, या कोई भी एक्शन ऐसा है जो सब्जेक्ट का स्टेट बता रहा हो, याद रखिएगा, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद एक्शन परफॉर्म कर रहा है या वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का स्टेट बताया जा रहा हो तो सेंटेंस में वो सब्जेक्ट है. और उसके बाद का जितना भी आपका फॉर्म स्टार्ट होता है उसी सेंटेंस का, उसको हम कुछ नहीं बोलते बल्कि प्रेडिकेट बोलते हैं. मतलब अगर हमें सेंटेंस की बात करें तो ही तो डेफिनेट सा बात है, हमको देख के समझ में आ रहा है कि ये हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि आप उसके बारे में बता रहे हैं, वो मेरा क्लासमेट है, मतलब आप उसके स्टेट की बात बता रहे हैं, है ना. तो आप बोल रहे हैं वो मेरा क्लासमेट है. अब सेंटेंस में क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो दूसरा हिस्सा जो हमारे सेंटेंस का है वो क्या बन जा रहा है? हमारा प्रेडिकेट बन जा रहा है. अब हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमारे पास सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है. अब ऑब्वियस सा बात है कि अगर हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ा है तो हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या पढ़ रहे हैं कि अगर मेरा वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो उसके साथ का जो वर्ब है वो भी तो सिंगुलर होगा. इसका मतलब मेरा जो सेंटेंस है फर्स्ट वाला वो बिल्कुल इनकरेक्ट है. तो फिर आखिर करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? यस, दैट इज करेक्ट. ही आर माई क्लासमेट की जगह मेरा करेक्शन हो जाएगा ही इज माई क्लासमेट. अब इसको रिलेट कैसे करेंगे बाकी अलग अलग सेंटेंसेस के साथ? देखिए, जैसे मान लीजिए हम सेंटेंस में आपको बोल रहे हैं कि राहुल प्लेज क्रिकेट. अब जरूरी तो नहीं आपके सेंटेंस में जो वर्ब हो वो हमेशा आपको बी फॉर्म में मिले. देखिए, जनरली जो वर्ब हम लोग पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ते हैं कि हमारे सेंटेंस में बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो इज है, एम है, आर है, वॉज है, ऐसे ऐसे करके एंड दे गो ऑन, राइट. अब हमारे सेंटेंस में मान लीजिए आपको वर्ब किसी स्टेट ऑफ एक्शन के बारे में बता रहे हैं. जैसे इस सेंटेंस को अगर पढ़ा जाए तो राहुल खेलता है. क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है. अब याद रखिएगा, अगर आपको सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करिएगा सीधे सीधे एक क्वेश्चन के साथ जो आंसर देगा हु का. हु प्लेज क्रिकेट, मतलब अगर आप सेंटेंस को पूछो तो आप बोलोगे हु प्लेज क्रिकेट. तो हम सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं? राहुल प्लेज क्रिकेट. तो अगर मेरे सेंटेंस का आंसर हु से आ रहा है तो इसका मतलब वो आंसर कौन दे रहा है? राहुल दे रहा है. तो वो मेरे सेंटेंस का क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा, राइट. अब राहुल खेलता है, राइट. राहुल खेल रहा है तो वो खेल रहा है, वो कौन सा वर्ड बता रहा है? उसका एक्शन प्लेज. अब क्योंकि राहुल खेल रहा है तो प्लेज एक्चुअली बता रहा है उसका स्टेट ऑफ एक्शन. अब अगर एक्शन बता रहा है तो इसका मतलब वो मेरे सेंटेंस में किस चीज का काम कर रहा है? मेरे वर्ब का, राइट.
राहुल प्लेज व्हाट। अब देखो आपके सेंटेंस में हु और व्हाट के आंसर्स भी आ सकते हैं। अब आपको याद कैसे रखना है, हु आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट का आंसर देगा और व्हाट आपके सेंटेंस में एक्चुअली आंसर देगा एक ऑब्जेक्ट का। याद रखिएगा, हु आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट का आंसर देगा और व्हाट आपके सेंटेंस में आंसर देगा एक ऑब्जेक्ट का। अब देखो मान लो हमें सेंटेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते। अब मान लीजिए हम ऐसा कोई स्टेटमेंट लिख देते, माय फादर गोज फॉर अ वॉक डेली। अब सेंटेंस में हमने बोला माय फादर गोज फॉर अ वॉक डेली। अब यहां पे हमारा जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो देखिए, अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमने क्या बताया कि हु गोज फॉर अ वॉक। अगर आपका क्वेश्चन आएगा हु गोज, तो हु का आंसर कौन दे रहा है, माय फादर। इसका मतलब माय फादर मेरे सेंटेंस में काम किसका कर रहे हैं, मेरे सब्जेक्ट का। माय फादर गोज, राइट, माय फादर गोज। अब एक चीज नोटिस करिए, हमारे पास सेंटेंस में गोज एक्चुअली काम कर रहा है वर्ब का, राइट। अब ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा ये कैसे समझेंगे, देखो गो गोज होता है जब आप बोलते हैं या गॉन होता है, राइट। अब देखो क्योंकि मेरा फादर जो सब्जेक्ट बन रहे हैं वो यहाँ पे सिंगुलर हैं, तो इसीलिए हम जो वर्ब इसके साथ यूज कर रहे हैं वो भी सिंगुलर है। इसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट के साथ को वर्ब को अग्री करवाना। अब जहां तक आप अभी तक जो सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस हैं, यहाँ पे हमने बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं रखा। अब देखो जरूरी ये भी नहीं कि आपके सेंटेंस में वो नाउन हो तो ही आपका सब्जेक्ट बने। हो सकता है आपके सेंटेंस में नाउन ना हो और मान लीजिए अगर हम सेंटेंस को ऐसे लिख दें, दे आर, मान लीजिए हम सेंटेंस को थोड़ा मॉडिफाई कर दे और हम लिख दे दे आर गुड प्लेयर्स। अब अगर हम इस सेंटेंस को लिख रहे हैं तो देखो हमारे यहाँ पे सेंटेंस कौन बन रहा है, दे बन रहा है। अब दे को जब हम देख रहे हैं तो दे एक्चुअली में सेंटेंस में नाउन नहीं है, लेकिन ये काम किसका कर रहा है, प्रोनाउन का कर रहा है। अब अगर प्रोनाउन का काम कर रहा है तो आपको याद होगा हमने अभी अभी फर्स्ट साइड में आपको पढ़ाया कि नेमिंग वर्ड्स मतलब नाउन या फिर प्रोनाउंस आपके सेंटेंस में एक्चुअली क्या बन जाते हैं, हमारे सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। ऊपर से हमने आपको एक और ट्रिक समझाई कि अगर हम आंसर दें हु आर प्लेयर्स तो आपका आंसर वो कौन वर्ड दे रहा है, दे दे रहा है। इसका मतलब दे आपके सेंटेंस में क्या बन जा रहा है, आपका सब्जेक्ट। इसका मतलब जरूरी नहीं कि अगर नेमिंग वर्ड में कोई नाउन ही हो तो ही सब्जेक्ट बने। मतलब आप ऐसे याद रखिएगा कि नाउन और प्रोनाउन आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट बिल्कुल बन सकते हैं। अगर ऐसे और याद रखने का तरीका है तो हम सीधे सीधे आंसर किसे दे देंगे, उसको हु से। आई होप दिस इज क्लियर सो फार। अब जैसा कि आप लोगों के इंग्लिश का जो पहला ही साइड था वो था अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश विद सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, तो अब हम समझेंगे कि हमारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंसेस में कैसे बन सकते हैं। पहले जो हमने वर्ड लिखा हुआ है आपके लिए वो है अ गार्डन, राइट। तो हमें आपको सिंपली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे गार्डन किसी चीज का नहीं बल्कि एक नाउन का काम कर रहा है ना, एकदम क्लियर है, एक गार्डन है। देखो याद रखना कि ए जो आपके सेंटेंस में हमने क्या बोला था, ये डिटर्मिनर्स होते हैं, मतलब एडजेक्टिव्स का काम करते हैं ना। देखो कैसे काम कर रहा है तो ये आर्टिकल, बिल्कुल सही बात है। इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो हमेशा 1 होता है। तो मतलब आप सेंटेंस में अगर हम बोले कि आप कितने गार्डन्स की बात कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे, आप एक ही गार्डन की बात कर रहे हो, है ना। चलिए सेंटेंस को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया जाए। अब अगर हम इस सेंटेंस को थोड़ा और आगे बढ़ा दें तो अब हमने देख रहे हैं अ ब्यूटीफुल गार्डन। अब हम उस गार्डन को थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर रहे हैं, है ना। मतलब देखो अब आपके पार्ट ऑफ स्पीच को हमने फिर से एक पार्ट में तोड़ा और हमने बोला इस बार हमारे पास एक गार्डन है व्हिच इज एक्टिंग व्हाट इज ब्यूटीफुल, है ना। तो अगर हम देखें तो गार्डन हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जा रहा है और वो कैसा है, ब्यूटीफुल है। तो वो सेंटेंस में काम किसका कर रहा है, आपके एडजेक्टिव का, राइट। अब एक गार्डन है जो बहुत ब्यूटीफुल है। चलिए इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, एक और बात समझते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच सेंटेंस में और कहाँ पे आ सकता है। देखो मान लो तुम्हारे सेंटेंस में ये स्टेटमेंट थोड़ा अलग हो गया होता और स्टेटमेंट होता अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन, है ना। अब हम आप लोगों से पूछेंगे 2 और क्वेश्चंस के साथ कि आप सेंटेंसेस में इनको आइडेंटिफाई करोगे कैसे। अब इस गार्डन की क्वालिटी थोड़ी सी और एक्सीड करिए, अब वो ब्यूटीफुल से ज्यादा ब्यूटीफुल हो गया। मतलब अगर हम हिंदी में बोले तो ये गार्डन बहुत ही खूबसूरत है ना। तो इसका मतलब इसका जो फॉर्म है वो थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है इस सेंटेंस को। तो आखिर ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, देखते हैं। डिस्क्राइब ही तो कर रहा है। देखो जब पहला डिस्क्राइब किया तो एडजेक्टिव था, अब एडजेक्टिव को जो पार्ट ऑफ स्पीच डिस्क्राइब करता है वो एक्चुअली बन जाता है हमारा एडवर्ब। चलिए एक बार देखते हैं सेंटेंस को थोड़ा और बड़ा करते हुए, और इस बार आप हमें आइडेंटिफाई करेंगे। आप खुद पढ़ते पढ़ते समझ पाओगे अब कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब को हम कैसे रिलेट करते जा रहे हैं सेंटेंसेस में। मान लीजिए अब हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते, हम लिख देते अ वेरी मच ब्यूटिफुल गार्डन, या फिर
अब हम इस सेंटेंस को तोड़ना शुरू कर दें। अब देखो यहाँ पे जो पहला साइड आप देख रहे हो वो क्या देख रहे हो कि आपका जो गार्डन है वो बहुत खूबसूरत है। तो हमने आपसे पहले ही कहा अ गार्डन में, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि हम इसी के बारे में बता रहे हैं, है ना, तो वो क्या काम कर रहा है आपका नाउन का। अब पार्ट ऑफ स्पीच के दूसरे सेक्शन पे चलते हैं। जब हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं ब्यूटीफुल की, तो ब्यूटीफुल आपके सेंटेंस में किस चीज का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, क्योंकि वो इस गार्डन की ही क्वालिटी बता रहा है ना। कैसा गार्डन है, खूबसूरत गार्डन है। कैसा है, क्योंकि वो कैसे का आंसर दे रहा है, तो वो सेंटेंस में काम किसका कर रहा है, एक एडजेक्टिव का, राइट। सो बेसिकली इफ वी सी it as a sentence or a word that is actually describing your garden in any way, then it has to be an adjective, right? If I move on to your next slide, what if I say a very much beautiful garden? अब देखो, अब आता है सेंटेंस में थोड़ा सा ट्विस्ट। क्या पार्ट ऑफ स्पीच सेंटेंस में इतने ही होंगे? बिल्कुल नहीं। हो सकता है एक पार्ट ऑफ स्पीच दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच को एक से ज्यादा बार भी क्वालिफाई कर जाए। अब एक बार सेंटेंस को थोड़ा और पढ़ते हैं क्लियरली। देखो, अ वेरी मच ब्यूटीफुल गार्डन में नाउन तो आपका मिल गया था आपको गार्डन, ब्यूटीफुल होगी एडजेक्टिव। अब ये मच किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का। अब ध्यान देना एक बार फिर से, जब हमने आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड पढ़ाया था तो हमने क्लियरली आपसे बोला था ना कि हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड दो हैं, एक एडवर्ब और एक एडजेक्टिव, है ना। अब देखो, एडजेक्टिव को जो पार्ट ऑफ स्पीच क्वालिफाई करता है हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के कैटेगरी में, वो सिर्फ एक एडवर्ब ही है। समझ आया? वो कैसा गार्डन था, वो बहुत खूबसूरत गार्डन था, राइट। जैसे मान लीजिए अगर हम सेंटेंस में बोल दें कि राम इज अ बॉय, तो देखो राम तो सब्जेक्ट है, राम लड़का है, बॉय क्योंकि कॉमन नाउन आता है तो बॉय नाउन का काम कर रहा है ना। लेकिन मान लो हम फिर से चेंज करते हैं और अब हम बोल दें राम इज अ गुड बॉय। अब गुड क्योंकि राम की क्वालिटी बता रहा है, तो राम, बॉय तो नाउन हो गया और गुड क्या हो गया, क्योंकि वो राम की क्वालिटी बता रहा है, तो सेंटेंस में वो कैसा हो गया, वो आपके एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब वो गुड है तो वो ज्यादा अच्छा है या कम अच्छा है या मॉडरेटली अच्छा है, ये भी तो हो सकता है ना सेंटेंस में। मतलब एक पर्सन क्या हमेशा बहुत ही अच्छा होगा, नहीं ना। हम क्या बोलते हैं, हाँ ये वो ठीक ठाक सही है, वो अच्छा खासा लड़का है, वो लड़का बहुत अच्छा है। अब ये सारे जब हम वर्ड्स को यूज करते हैं हमारे एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो पार्ट ऑफ स्पीच बन जाता है हमारा एडवर्ब। मान लो अब हम अगर इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दें कि हम बोल रहे हैं राम इज अ वेरी गुड बॉय। जब आप ये सेंटेंस बोल रहे हो तो आप ये बता रहे हो कि राम ज्यादा अच्छा है। हो सकता है हम ऐसा बोल देते हैं वेरी की जगह पे कि राम इज क्वाइट अ गुड बॉय। हम ये भी बोल सकते थे ना, राम इज क्वाइट अ गुड बॉय, हाँ ठीक ठाक अच्छा लड़का है, राइट। ऐसे जो वर्ड्स जो पार्ट ऑफ स्पीच आपके एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता हुआ मिल जाए, वो आपके सेंटेंस में बन जाता है आपका एडवर्ब। अब एक बार इस सेंटेंस के आगे भी पढ़ते हैं। अब हमने वेरी भी तो पढ़ा है। देखिए, जब हम आपके सेंटेंस में वेरी की बात करते हैं तो सरप्राइज सरप्राइज, अरे ये तो फिर से एडवर्ब हो गया। देखो, एडवर्ब हमारे सेंटेंस में एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो आपके सेंटेंस में आपके एडजेक्टिव को क्वालिफाई बिल्कुल कर सकता है, राइट। आपके वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, वो एक नाउन को क्वालिफाई कर सकता है, वो एक प्रोनाउन को क्वालिफाई कर सकता है। बेसिकली वो आपके ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर सकता है, इंक्लूडिंग एन एडजेक्टिव इटसेल्फ। यस और नो, मतलब एक एडजेक्टिव खुद को भी क्वालिफाई कर सकता है। याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि जब आप सेंटेंस को पढ़ते हुए जा रही, देखिए यहीं पे गलती होती है। अब हमने बोल दिया गार्डन ब्यूटीफुल था, बहुत ब्यूटीफुल था, अरे वो तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था, है ना। हम जब ऐसे सेंटेंसेस को जब यूज करते हैं तो हम देखते हैं कई बार एक ही वर्ड दो बार आ जा रहा है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता दो पार्ट ऑफ स्पीच आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। इसीलिए तो ये सेशन स्टार्ट किया था कि अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश मतलब सेंटेंसेस को पार्ट ऑफ स्पीच में डिवाइड करना और फिर हम सब्जेक्ट और वर्ब के साथ उनको अग्री करना सीखें। यही तो हमारा मेन एजेंडा है। जो आप लोगों का जो नेक्स्ट स्लाइड होगा वो इसके बाद की क्लासेस में हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स के ऊपर करेंगे, बट फिलहाल के लिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। याद क्या रखेंगे कि हमारे सेंटेंस में एक नाउन ऐसा होगा जो हु या फिर व्हाट का आंसर दे सकता है। हु है तो सब्जेक्ट और व्हाट है तो ऑब्जेक्ट, राइट। अब अगर नाउन्स की बात की जाए तो नाउन्स हमारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं, मतलब वो आपके अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, मतलब वो नाउन भी हो सकते हैं और प्रोनाउंस भी हो सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि नाउन है तो ही सब्जेक्ट होगा, राइट। इसके बाद आते हैं हमारे वर्ब्स, जिसको हम असर्टिव वर्ड्स भी बोलते हैं। मतलब ये बताते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा एक्शन परफॉर्म कर रहा है या वो किस स्टेट में है। Then we have describing words like your adjectives, like we have beautiful, we have ugly. So these words actually form your adjectives in sentences. Then we have also words that can actually qualify your adjective
एंड देमसेल्व्स ऑल्सो। सो बेसिकली अगर हमारे पास डिस्क्राइबिंग वर्ड्स की बात की जाए तो वो एडवर्ब और एडजेक्टिव्स दोनों हो सकते हैं, और सेंटेंस में एक से ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच रिपीट बिल्कुल हो सकता है, राइट। जहां तक हमारे डिटरमाइनर्स का सवाल है तो ये भी वैसे डिस्क्राइबिंग वर्ड है, बट फिलहाल के लिए ऐसे याद रखिएगा कि ये डिटरमाइनर्स होते हैं और वो हमारे सेंटेंसेस में ये बताते हैं कि हमारा सब्जेक्ट डेफिनेट है या नहीं है, या उसकी क्वांटिटी कितनी है। मतलब अगर हम ए और एंड की बात करें तो ये दोनों हमारी क्वांटिटी का भी बात करते हैं, मतलब उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है इन दोनों वर्ड्स का वो हमेशा 1 होता है। इज दैट क्लियर सो फार? अगर यहाँ तक आप लोगों को ये स्टेटमेंट क्लियर है तो इसको रिवाइज करके आइएगा। इसकी जो नेक्स्ट स्लाइड होगी इसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स को क्लियर करेंगे। होप यू हैड अ वंडरफुल सेशन। आई हैड इट टू। थैंक यू।